नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस रिवीजन थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ में। इन वीडियोस के थ्रू हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम डेली क्विज के क्वेश्चंस को। मेरा सजेशन है कि अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम और बाद में इस वीडियो को देखें। टू मेक इट इजी, वी विल ओनली डिस्कस 10 क्वेश्चंस इन ईच वीडियो। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डोगरी फेयर इन मनाली इज डेडिकेटेड टू विच डिटी। तो डोगरी फेयर किस देवता से, किस देवी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने अगर गेस करना है तो वो डायरेक्टली गेस करेगा मनाली पढ़ के मनु देवता, और यहीं पर जो है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ये स्पेशली जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट दी होती है, फर्स्ट ऑप्शन जो दी होती है, वो वैसे ही दी होती है कि जिसने अगर किसी ने गेस करना है उसको कैसे हम कंपटीशन से बाहर करें। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में भी पहली स्टेटमेंट वैसे ही दी गई थी। तो इसका आंसर है हडिम्बा देवी। ये जो डुगरी फेयर है इसको हम हडिम्बा देवी फेयर नाम से भी जानते हैं। ये जो फेयर है ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन हमारा चलता है लगभग फेब या मार्च मंथ में। मतलब कि ये फेयर कब होता है, फेब में या मार्च में। और किस दिन से ये शुरू होता है, ये होता है बसंत पंचमी वाले दिन। बसंत पंचमी से ये शुरू होता है और 3 दिन के लिए चलता है, 3 डेज के लिए। कौन सा फेयर? हडिम्बा देवी फेयर। हडिम्बा देवी आपको पता था वाइफ थी, जो एक पांडव थे भीम, उनकी ये वाइफ थी। तो इसका आंसर है हडिम्बा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट वुड बी रन फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में मेंशन बहुत बार किया होता है। जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें या बजट पढ़ें, उसमें बहुत बार ये मेंशन किया होता है। ऐसे आपको न्यूज़पेपर में या बुक्स में बहुत कम मिलेगा। तो इसका आंसर है 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स के लिए ये प्रोजेक्ट चलेगा। इसका मतलब ये अभी करंटली चल रहा है। तो कब चला होगा? ये चला था 2015 में। कितने साल के लिए चलेगा? 7 साल के लिए। कहाँ कहाँ पर चला है? सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट में। सिर्फ इन 2 डिस्ट्रिक्ट में ही ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। ये अराउंड 308 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसको स्पॉन्सर कर रहा है या जिसमें हमारी हेल्प कर रहा है जर्मन डेवलपमेंट बैंक। जर्मन डेवलपमेंट बैंक हमारी हेल्प कर रहा है। और ये जो 308 करोड़ है इसका लगभग 85% हमें लोन देगा कौन? जर्मन डेवलपमेंट बैंक। और जो बाकी बच गया उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है फंड करेगी। जो इस प्रोजेक्ट का एम है वो है कि हमने रिहेबिलिटेशन करनी है, प्रोटेक्शन करनी है और सस्टेनेबल यूज़ करना है किसका? जो कांगड़ा और चंबा में हमारी जो हमारे फॉरेस्ट हैं या बायोडाइवर्सिटी है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है या सस्टेनेबली उसको यूज़ करना है। क्लाइमेट चेंज का उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, उसको भी हमने इस प्रोजेक्ट में स्टडी करना है। और एक और बात हमने स्टडी करनी है कि इन फॉरेस्ट के ऊपर या इस बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो लोग डिपेंड करते हैं, जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, उनके ऊपर इनका क्या असर है। और वो असर जो है, अगर वो नेगेटिव असर है तो वो कम से कम उनके ऊपर हो, ताकि उनका जो लाइवलीहुड है वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज। तो पूछा है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट दूसरे नंबर पे कौन सा है। तो सबसे बड़ा हमें पता है कौन सा है, लाहौल स्पीति। और सबसे छोटा है हमीरपुर। तो जो लाहौल स्पीति है उसका एरिया है 13,841 किलोमीटर स्क्वायर, और ये हिमाचल का लगभग 25% या एग्जैक्ट 24.8% कवर करता है अकेले। और जो हमीरपुर है उसका एरिया है 1118 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया, सबसे फर्स्ट हो गया, सबसे लास्ट हो गया, ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। ये एग्जैक्ट ऐसे ही पेपर में आ जाती हैं। तो ये हो गए सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, लेकिन यहाँ पे पूछा है सेकंड लार्जेस्ट। तो हमें क्या लगता है कि अगर हम मैप ऐसे विजुलाइज करें तो हमें लगता है कि किन्नौर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट होना चाहिए, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट है चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा। और किन्नौर है थर्ड लार्जेस्ट। तो
तो ये जो चंबा है इसका एरिया है 6522 किलोमीटर स्क्वायर, और जो किन्नौर है उसका है 6401 किलोमीटर स्क्वायर। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट कौन है? चंबा। और वैसे ही जो सेकंड लास्ट स्मॉलेस्ट है वो है बिलासपुर। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बिलासपुर का एरिया है 11,067 किलोमीटर स्क्वायर। तो इधर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? हमीरपुर। तो ये आपने बातें याद रखनी है, और ये एरिया भी आपने याद रखने किसका कितना एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, धौलाधार नेचर पार्क इज लोकेटेड एट। आपसे लोकेशन पूछी है कि बताइए धौलाधार नेचर पार्क कहाँ पर है। तो ये है गोपालपुर। गोपालपुर कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो गोपालपुर है, ये अगर आपने एक नाम सुना हो एक ट्री का, मैपल ट्री। अगर आपने ये नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपको मैं ऐसे बताऊं, आपने कनाडा का फ्लैग देखा होगा, कनाडा कंट्री का फ्लैग देखा होगा। उसमें जो है बीच में रेड कलर है और वाइट कलर है, और बीच में जो है ऐसे करके कुछ एक लीफ बनी होती है। रेड कलर और वाइट कलर है, और यहाँ पर बीच में ऐसे एक पत्ता बना होता है। तो ये जो पत्ता बना होता है ये किसका है? मैपल ट्री का। और ये जो मैपल है ये कनाडा का नेशनल सिंबल भी है, नेशनल सिंबल। तो ये भी आपने थोड़ी सी बातें याद रखनी है, मैपल किसका सिंबल है, किसका नेशनल सिंबल है, किस कौन सी कंट्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो अभी जो है हम सोलर पावर के ऊपर या फिर ग्रीन एनर्जी के ऊपर, ग्रीन रिसोर्सेज के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, कम करने के लिए। तो उसी दिशा में सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो हिमाचल में जो पहला सोलर पावर प्लांट है वो लगा है बिलासपुर में। जो बेराडोल है कहाँ पर है? बिलासपुर में। कहाँ पर? जो श्री नैना देवी जी का टेम्पल है उसके आसपास। तो ये प्रोजेक्ट कब लगा है? 2019 में। किसने इसको लगाया है? हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो है 5 मेगावाट। 5 मेगावाट। जो HPPCL है ये 2006 में बनी थी, जिसका काम है कि पावर जनरेशन को, ग्रीन पावर जनरेशन को बढ़ावा देना। और एक और प्रोजेक्ट सोलर पावर की का लगा है हिमाचल में। कहाँ पर? ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ये 10 मेगावाट का है, और इसको जो है अगलोर सोलर पावर प्लांट नाम से जाना जाता है। अगलोर और एक बेराडोल, ये आपने नाम याद रखने हैं, कहाँ पर हैं और इनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दुरंत कप वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो ये आपने नाम सुना होगा दुरंत कप। एक आपने दुरंत लाइन भी सुना होगा। कौन कौन सी कंट्री के बीच में है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये जो दुरंत कप है, पूछा है कि कब शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था 1888 में। इस कारण से ये है ओल्डेस्ट टूर्नामेंट इन इंडिया। किसी भी खेल में ओल्डेस्ट टूर्नामेंट। और ये शुरू हुआ था अन्नाडेल। अन्नाडेल जो कि शिमला में ग्राउंड है, वहाँ से ये शुरू हुआ था। ये कप कौन से खेल से रिलेटेड है? फुटबॉल से। फुटबॉल। फुटबॉल से रिलेटेड आपने और कप याद रखने हैं, जैसे हो गया रोवर कप, एक हो गया संतोष ट्रॉफी। रोवर कप, संतोष ट्रॉफी। और ये जो रोवर कप है ये भी अराउंड 1890 में शुरू हुआ था, जिस कारण से ये ओल्डेस्ट हो गया तुरंत, और ये सेकंड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट इन इंडिया हो गया। तो ये ट्रॉफीज़ आपने याद रखनी है फुटबॉल से। अब जैसे क्रिकेट से रिलेटेड होगी, एक आप क्रिकेट से रिलेटेड आपने याद रखनी है, न्यूज़ में है आजकल, कूच बिहार। कूच बिहार ये किस चीज़ से रिलेटेड है? क्रिकेट से, क्रिकेट खेल से संबंधित है कूच बिहार। और एक आपने ऊबर कप और एक थॉमस कप, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। ऊबर कप और थॉमस, ऊबर वीमेन के लिए है और थॉमस मेल के लिए है। तो ये आपने याद रखने हैं। जो अभी आपका क्लर्क का पेपर आ रहा है उसमें
इस कूच बिहार आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल इज़ फेमस फॉर जॉर्बिंग। तो जिसको पता होगा कि जॉर्बिंग क्या होता है वो तो डायरेक्टली आंसर मार्क करेगा, लेकिन जिसने पढ़ा भी नहीं होगा, जिसको जॉर्बिंग पता होगी, इस खेल को, इस एक्टिविटी को हम जॉर्बिंग बोलते हैं, वो इस क्वेश्चन को मार्क कर लेगा। तो ये आपने देखा होगा कि ये बड़ी सी बॉल होती है, इसके अंदर पर्सन को डालते हैं और फिर एक स्लोप से नीचे बॉल को धक्का देते हैं या फेंक देते हैं, बॉल को छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर है सोलंग वैली। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो, और ये देखो अब ये जो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो ज़्यादा जगह वैली में ही होती है, स्लोप भी होती है, जगह भी होती है। तो 3 तो वैली हमारे हैं, तो उसकी वजह से आप एक को तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब ये जो 3 वैलीज़ बच गई, इन 2 वैलीज़ की अगर आपको लोकेशन पता हो तो ये बहुत ही टाइट वैलीज़ हैं, यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, इतनी स्लोप नहीं है जितनी कि सोलंग वैली में है। ठीक है जी। और मशोबरा से आपने याद रखना है कि मशोबरा में एप्पल रिसर्च सेंटर है। एप्पल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मशोबरा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर था सोलंग वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच इज़ द सीट ऑफ शेरलंग एंड दुलंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तो ये जो मोनेस्ट्रीज हैं जितनी भी, ये आपने पढ़ लेनी है कि कौन सी मोनेस्ट्री किस नदी के किनारे या उसकी लोकेशन क्या है। तो इसका आंसर है तब्बो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये जो तब्बो है ये कौन सी रिवर के किनारे है? स्पीति रिवर, जो कि एक सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, उसके किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अवॉर्डेड बाय संगीत अकेडमी अवार्ड इन फोक म्यूजिक ऑन रिपब्लिक डे 2023। वुड बी मतलब कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ये अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस हुए हैं कि किस पर्सन को हम अवार्ड देंगे 2023 के रिपब्लिक डे को, 26 जनवरी को। जो 26 जनवरी 2023 का जो रिपब्लिक डे है, इस बार जो यहाँ पर गेस्ट आ रहे हैं वो है इजिप्ट से। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनको हमने बुलाया है एज ए गेस्ट। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि किसको मिलेगा अवार्ड, कहाँ से? हिमाचल से। तो हिमाचल से मिलेगा प्रोफेसर नंदलाल वर्मा को। इनको फोक म्यूज़िक, जो हिमाचल का फोक म्यूज़िक है, उसके लिए इनको संगीत अकेडमी अवार्ड दिया जा रहा है। अब हम यहाँ पर ये जो और नाम है इनके बारे में भी देख लेते हैं कि जो हेतराम हैं इनको 2006 में सेम इसी कैटेगरी के लिए फोक म्यूज़िक संगीत अकेडमी अवार्ड मिला है। ये भी हिमाचल से हैं, सोलन से हैं ये। इनको भी फोक म्यूज़िक के लिए अवार्ड मिला है। सोमदत्त पट्टू, इनको 2018 में भी सेम अवार्ड मिला है। तो ये आपने याद रखना है। और ये जो संगीत अकेडमी अवार्ड है ये 1952 में शुरू हुए थे। और सेम नाम आपने एक साहित्य अकेडमी का भी सुना होगा, साहित्य मतलब लिटरेचर, तो ये 1954 में शुरू हुए थे। ये भी हर एक साल जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें ये दिया जाता है। 22 लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश और राजस्थानी, तो ये आपने बातें याद रखनी है, इंग्लिश और राजस्थानी में भी दिया जाता है, टोटल 24 लैंग्वेजेस। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट। तो आपने नाम सुना होगा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं, वैसे ही क्या है ये एससीईआरटी, ये नेशनल लेवल के ऊपर बॉडी है और ये स्टेट लेवल के ऊपर। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये है सोलन में लोकेटेड। अब सर्ट के बारे में हम कुछ देखते हैं, ये कैसे बॉडी, ये कैसे बनी। तो 1954 में सरकार ने एक बॉडी बनाई, उसका नाम था कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन, 1954 में। उसके बाद नाम चेंज कर दिया गया 1970 में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। 1917 के बाद, 1970 के बाद स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज किया गया 1984 में, और क्या बना दिया गया? सर्ट। तो हम बोल सकते हैं कि ओरिजिन अगर हमने ट्रेस करना है तो 1954 से, और प्रेजेंट फॉर्म कब बनी? 1984 में। अब ये जो सर्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको बनाने के पीछे क्या मकसद है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमने जो स्कूल एजुकेशन है, हिमाचल के जो स्कूल्स हैं, उनकी जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको कैसे बनाया जाए, क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी चाहिए। जो हमारी
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो अब इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम? जो टीचर्स हैं उनके हम सेमिनार्स कंडक्ट करवाएंगे। आपने देखा होगा कि टीचर्स के सेमिनार लगते हैं कुछ कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। उसके बाद हमने रिसर्च कंडक्ट करनी है। हमने मतलब किसने रिसर्च किसने कंडक्ट करनी है? सर्ट ने। किसके लिए? कि कैसे हम एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करें। और हमने डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स या सेमिनार्स हो गए, ये हमने कंडक्ट करवाने हैं डिफरेंट इश्यूज़ को। जैसे मान लो सिलेबस चेंज होता है तो कैसे उस नए सिलेबस को पढ़ाने के लिए क्या टेक्निक होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने करनी है इन वर्कशॉप और हमारे सेमिनार्स में। टीचर्स को हमने सिखानी है। तो ये सारा कुछ कहाँ पर होता है? सोलन में। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।